Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए CDP पेपर 1 के लिए भी मैंने आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। पेपर 1 में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 2011 से लेकर के 2024 तक के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। तो देखिए कौन सी स्टेज में जो बच्चा है उसके अंदर सीरिएशन आ जाती है। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों को CCS से याद रखना है, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन। तो देखिए ये जो स्टेज है वो कब डेवलप्ड होती है, जब बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ठीक है, देखिए जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है इसमें जो वस्तु स्थायित्व है उसका गुण बच्चे के अंदर आ जाता है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व का गुण कि छुपी हुई वस्तुओं को बच्चा ढूंढने लगता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर जीववादी सोच आ जाती है, एनिमिज्म। ठीक है, जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में इसमें बच्चा क्या करने लग जाता है, क्लासिफिकेशन करने लगता है, चीज़ों का कंजर्वेशन करने लगता है, सीरिएशन बच्चे के अंदर आ जाती है। इसके अलावा बच्चा लॉजिक करने लगता है। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आकर के। और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है इसमें बच्चा, देखिए इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे के अंदर हो जाती है स्टार्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। इसके अलावा देखिए हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। और देखिए जो डिडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग वो भी बच्चा इस स्टेज में करने लगता है। ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर देखिए जो सीरिएशन का आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों को अनदेखा, देखिए अनदेखा तो बच्चों को नहीं करना है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। देखिए स्कैफ होल्डिंग की बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की। स्कैफ होल्डिंग में क्या होता है कि बच्चों को हिंट दिया जाता है कि बच्चा उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच पाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चे को हिंट देंगे जिससे बच्चा क्या करेगा, अगले कदम हेतु पहुंचने के लिए उसको संकेत और इशारे देंगे। ठीक है, सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, दंडित करना चाहिए बच्चे को, पनिशमेंट नहीं देना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए विकास निम्न में से किस स्तर पर निर्भर है, अनुवंशिक प्रवृत्तियों पर, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर या फिर भौतिक वातावरण। तो देखिए तीनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। जो विकास है वो अनुवंशिक प्रवृत्तियों पर भी निर्भर करता है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर भी करता है और भौतिक वातावरण पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, कोलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर है, कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्ति को प्रसन्न रखने के लिए, देखिए किसी को भी खुश रखने के लिए आपको यहाँ पर कार्य नहीं करना है। ठीक है, कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो नियम बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं उनका पालन करना चाहिए जिससे जो सामाजिक प्रणाली है वो सुगम बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा। तो देखिए संवेदनशील है, क्षेत्रीय है, विशिष्ट है या फिर नॉन रेस्पॉन्सिव है, अप्रतिक्रियात्मक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा। तो देखिए जो अवधि कही जाती है इसको बोलते हैं हम सेंसिटिव पीरियड, संवेदनशील काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यक्तित्व विकास का मनोवैज्ञिक सिद्धांत या फिर संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लगाव का विकासात्मक सिद्धांत। तो देखिए जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो किसकी बात करते हैं, सोशियो कल्चर थ्योरी की बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है। तो देखिए व्यक्तियों में विकास स्थिर सिर से पैर तक होता है। देखिए सिर से पैर तक होता है, यहाँ पर होता है सिर से पैर, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात
नहीं हुई है। हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है, अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये सही हो जाता है कि अलग अलग व्यक्तियों में जो विकास की दर होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि एक जुड़वा दूसरे की तुलना में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, हॉवर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्न में से कौन सी शामिल नहीं है? भाषाई बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या फिर संगीत बुद्धि। देखिए, भाषाई भी होती है, स्थानिक भी होती है, संगीत बुद्धि भी होती है, लेकिन कौन सी इनके द्वारा नहीं दी गई है? भावात्मक बुद्धि इनके द्वारा नहीं दी गई है। ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर जो है वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं, स्थानिक की भी करते हैं, म्यूजिकल की भी करते हैं, लेकिन इमोशनल की नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल है। तो यह किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है? संरक्षण का, आत्मकेंद्रियता का, प्रतिवर्ती चिंतन का या फिर वैज्ञानिक तर्कता का। तो देखिए यहाँ पर कौन सी चीज़ सही हो जाएगी? तो देखिए, जो मनीष है वो सिर्फ अपने खुद के अनुभवों को या फिर सिर्फ अपने दृष्टिकोण को ही इंपॉर्टेंस देता है। तो वो कौन सी स्टेज में है? तो देखिए यहाँ पर बच्चे के अंदर क्या है? ईगो सेंट्रिसिज्म है, आत्मकेंद्रियता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अभिकथन ए यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही पॉइंट है। कारण दिया गया है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते और समझते हैं। देखिए, दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है? देखिए, यहाँ पर जो व्यक्ति है वो किस चीज़ के लिए, देखिए एसिमिलेशन भी है और अकोमोडेशन भी है, ये दोनों किस चीज़ के पार्ट होते हैं? तो देखिए, एज पर जीन प्याजे थ्योरी ये किसके पार्ट होते हैं? इक्विलिब्रेशन के पार्ट होते हैं, समायोजन संतुलन के पार्ट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों से किस प्रकार निपटाना चाहिए? देखिए, विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए, वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादियों को चुनौती दें। देखिए, ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत करें जो रूढ़िवादी सोच होती है उसको चुनौती दें। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर, जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु, मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, या फिर सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सृजन की ओर। तो देखिए, जब हम क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं विद एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो ये क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो प्रगतिशील कक्षा के बारे में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट है, जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, देखिए जब दौरान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, जब जो हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं उस शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब हम बच्चे से क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है, उनकी स्किल्स पूछते हैं, तो वहाँ पर कौन सा होता है? अधिगम के लिए आकलन वहाँ पर होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, देखिए अधिगम का जो आकलन होता है उसको कहते हैं हम योगात्मक आकलन, समेटिव आकलन। ठीक है, क्या होता है? ये योगात्मक आकलन होता है जो क्या करते हैं, जहाँ पर जो शिक्षक हैं इस प्रकार के आकलन को कब करते हैं? सत्र के अंत में अभ्यर्थियों को रैंक या फिर ग्रेड देने के लिए, ठीक है, रैंक या फिर ग्रेड देने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अधिगम का आकलन नहीं होगा, असतत मूल्यांकन नहीं होगा, योगात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, बल्कि कौन सा हो जाएगा? अधिगम के लिए आकलन। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, केवल सुविधा वंचित समूहों को सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। जो देखिए केवल है यहाँ पर, तो ये तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए। देखिए नकारात्मक प्रस्तुतिकरण आप लोगों को नहीं करना है। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को किस रूप में और शिक्षार्थियों को किस रूप में अपेक्षित
करती है। तो देखिए जो प्रगतिशील कक्षा है वो अध्यापकों को कैसा होना चाहिए, टीचर्स को फैसिलिटेटर होना चाहिए। तो देखिए फैसिलिटेटर कौन से ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में। तो देखिए यही यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो अध्यापक हैं उनको सुसाधक होना चाहिए और जो शिक्षार्थी होते हैं वो कैसे होने चाहिए, ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है। देखिए जब बात होती है शारीरिक निपुणता की तो क्या हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा गति समन्वय वैकल्य। ठीक है, क्योंकि देखिए जो पठन वैकल्य है वो कब होता है, जब बच्चा क्या करता है, सा को वॉज पढ़ता है। ठीक है, मतलब उसके पठन में जो विकार होता है तब क्या होती है, डिसलेक्सिया होती है। कैलकुलिया, देखिए मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन बताया हुआ है ये चीज़ कि कैलकुलेशन से आप लोगों को याद रखना है कैलकुलिया। ठीक है, डिस्फेजिया क्या होता है, ये होता है स्पीकिंग में विकार। क्या हो जाता है, स्पीकिंग में विकार। जब आपके बोलने में विकार होता है तो वो होता है डिस्फेजिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, रेयॉन ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी भी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयॉन हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच को किस प्रवृत्ति की ओर दर्शाता है। तो देखिए कमतर आंकता है। देखिए कम तो यहाँ पर नहीं आंक रहा है, ना ही प्रतिबंधित कर रहा है और ना ही बाइलिंगुअलाइज कर रहा है, बल्कि यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगी कि बच्चा इस चीज़ को ओवर रेगुलाइज कर रहा है, मतलब हर चीज़ पर लगा रहा है। ठीक है, कि किसी भी हम शब्द के बाहर क्या लगा देंगे, ईडी लगा देंगे तो वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है कि उस चीज़ को ओवर कर रहा है, हर एक चीज़ के पीछे ईडी लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवर रेगुलाइज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए या फिर तथ्यों के कंठस्थीकरण पर। देखिए आप लोगों को यहाँ पर रोट मेमोराइजेशन नहीं करानी है। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा, देखिए कंपटीशन बच्चों के अंदर पैदा नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पर सीमित भी नहीं करना, बच्चे को फिक्स नहीं करना, लिमिट नहीं लगानी है, बाउंडेशन नहीं लगानी है। ठीक है, यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु है उसको सीमित नहीं बनाना, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीनों पॉइंट्स गलत है। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, देखिए बाधा के रूप में तो नहीं देखना है। नकारात्मक पुनर्वलन देकर के, तो देखिए ये भी यहाँ पर बिल्कुल गलत है। संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए, ये भी यहाँ पर गलत है। क्या सही हो जाएगा, तो देखिए उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतें पूरी हो सकें। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। एकीकृत, समावेशी, विशेष शिक्षा या फिर अप्रगतिशील। तो देखिए बच्चों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद भी उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किसकी है, समावेशी शिक्षा की मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। देखिए जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, समस्या को परिभाषित करना, उसकी पहचान करना, प्रासंगिक जानकारी की खोज करना या फिर परिकल्पना का निरूपण करना। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे समस्या की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान नहीं है। देखिए कौन सी है जो यहाँ पर नहीं है, जिज्ञासा की प्रबल भावना, अभिसारी सोच, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल या फिर नवाचारी अनूठे विचार। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया, नेगेटिव कौन सा हो जाएगा, तो वो है कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्योंकि देखिए जो क्रिएटिव बच्चा होता है वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो मल्टीपल तरीके से फाइंड कर सकता है। मतलब कोई प्रश्न उसको दे दिया तो उस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो कई तरीके से निकाल सकता है। लेकिन जो अभिसारी सोच होती है क्या करती है, केवल एक ही तरीका बच्चा यहाँ पर यूज़ कर पाता है और तरीके यहाँ पर बच्चा नहीं लगा पाता। तो इसलिए जो अभिसारी सोच हो जाएगी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव ही इन्होंने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अभिकथन ए दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। देखिए बिल्कुल सही है, उसके इमोशंस का ध्यान रखना चाहिए। कारण दिया गया है, किसी भी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण। देखिए अगर हम उस चीज़ को ऑरल कर देते हैं तो वो बाधा डालता है, तो देखिए ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाता है। जब हम किसी चीज़ का मौखिकीकरण कर देते हैं तो वो समस्या को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा सा हिंड्रेंस पैदा करता है। तो यहाँ पर देखिए सही है, दोनों के दोनों पॉइंट सही हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है? कुपोषण, समकक्षियों के साथ सहयोग। देखिए समकक्षियों के साथ सहयोग तो होता है। अपसारी चिंतन भी सही है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, चर्चाएं भी बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सा नहीं है तो वो है कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए उन्हें ढेर सारा लिखित काम, उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग से बिठाएं या फिर उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों को अनदेखा नहीं करना है, उनको अलग, उनका पृथक्करण नहीं करना, उनको अलग नहीं बिठाना है। ठीक है, ढेर सारा लिखित काम दे, ये भी यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में पहचान किन विशिष्ट गुण के होने की संभावना रहती है? संप्रेषण में कठिनाई। देखिए जो ऑटिज्म जिन बच्चों के अंदर होता है, स्वलीनता होती है, उन बच्चों को सबसे अधिक प्रॉब्लम जो होती है वो कम्युनिकेशन करने में ही होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? पहला पॉइंट दिया गया है, व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा। देखिए कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना। प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग। देखिए बार बार आप पुरस्कार का या फिर उसको दंड का यूज करेंगे तो वो भी क्या होता है, यहाँ पर गलत होता है। नेक्स्ट है, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड रखें। देखिए कठोर चीज़ें, रिजिड आपको एनवायरनमेंट नहीं बनाना। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने में उनका समर्थन करें। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको हम बोलते हैं, विचार वेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभिसारी सोच, प्रक्रियात्मक स्थिरता, अपसारी सोच या फिर अनुक्रिया समुच्चय। तो देखिए जो अगर बच्चे के अंदर आप लोगों को क्या करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का यूज़ करना है, उस टेक्निक को डेवलप करना है बच्चे के अंदर, तो कौन सा फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे? तो देखिए कन्वर्जेंट सोच तो यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चा, देखिए जब ब्रेन स्टॉर्मिंग बच्चा कर रहा है इसका मतलब क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुँचने के लिए बच्चा मल्टीपल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। और मल्टीपल चीज़ों का इस्तेमाल कब करता है बच्चा? जब बच्चे के अंदर कौन सी सोच होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, और देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, या फिर बच्चों को विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।